हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 11th मैथ इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिस चैनल का नाम है राजेश्वरी BHUN। ठीक है, मैं क्लास 11th का मैथ एज आप समझ सकते हो NCERT पैटर्न पर ठीक है पढ़ाऊँगा और आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए। ठीक है, हफ्ते में लगभग 2 वीडियोस क्लास 11th की आएंगी। ठीक है, आपके हो सकता है कि स्कूल के पैरेलल ही लगभग चलता रहे। ठीक है, और क्लास 9th का भी, क्लास 11th का तो आपको बता ही रहा हूँ, क्लास 10th, क्लास 12th, इन चारों क्लास का ही मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस अपलोड करूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी डेफिनेशन बताने में आपको हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो आप अपने छोटे भाई बड़े भैया को या अपने मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो कि आप मैथमेटिक्स जा करके NCERT, आप यूपी बोर्ड का हो बच्चा या CBSE बोर्ड का हो तो उससे बोल सकते हो कि जाओ इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ लो। ठीक है, जैसा कि मैं अगर क्लास 11th की बात करूं तो आपका पेपर हो गया है क्लास 10th का, आप 11th में एंट्री मार रहे हो। ठीक है, अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है फिर भी आप पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रिजल्ट तो अपना आता रहेगा क्योंकि आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में करके आए हो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो अपने आप में एक प्राउड फील हो रहा होगा कि मैंने मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स लिया है, मैंने मैथमेटिक्स से डरा नहीं है, मुझे मैथमेटिक्स में कुछ करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स ले रहे हो तो आपकी एक थोड़ी सी अलग अलग दुनिया बनने की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, एज अ मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में ये नहीं कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, आपके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है। ठीक है, उसको भी उतना ही वैल्यू देना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स को ही वैल्यू देना, क्योंकि इसी से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी का पहला टॉपिक या पहला डेफिनेशन है जो सेट, मैं वहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि कोई डेफिनेशन छूट जाए या कोई प्रॉपर्टी छूट जाए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि सारा चीज़ मैं लिख करके लाऊँ, PPT बना लिख करके, अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है। फिर भी मैं एक राइटिंग पैड पर लिख करके लाऊंगा कि कोई भी आपका पॉइंट छूटे ना, मतलब एक छोटी भी पॉइंट अपने आप में बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, तो सारी प्रॉपर्टीज, सारे छोटे छोटे नोट्स जो हैं, ठीक है, उनको मैं लिख ले आऊँगा इस राइटिंग पैड पर। ठीक है, और मैं इसकी हेल्प से आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई टॉपिक छूटे ना। अब ज़्यादा चीज़ जब पढ़ाओगे तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब स्किप हो जाए, तो स्किप ना हो उसके लिए मैं एक पहले नोट्स तैयार करना पड़ता है। ठीक है, चलो हम पहला चैप्टर का नाम है जो सेट, क्या है सेट। और मैं ये भी बता दूं कि क्लास 10th में जो आपने पढ़ा, ठीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री था वो यहाँ पर आएगा, उससे एबव लेवल का आएगा। आपने वहाँ पर 0 से 90 डिग्री के ही बीच में पढ़ा था, यहाँ से 90 से लेकर के आप इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक भी आप पढ़ोगे। ठीक है, लेवल आप देख लो, आप क्लास 10th में 0 से 90 डिग्री तक के बारे में ही पढ़े थे, यहाँ पर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का पढ़ोगे। क्लास 10th के कंपेरिजन में ये जो क्लास 11th है, इसके सिलेबस आपके बहुत ही मतलब ये समझ लो कि 8-10% मैच होंगे, बाकी 90% आपके क्या होंगे, बिल्कुल नए होंगे। ठीक है, आपने वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, यहाँ पर भी आएगा लेकिन उससे एबव लेवल ही आएगा। ठीक है, तो 10% लगभग मैच करेगा, बाकी आपके लिए नया होगा। ठीक है, जहाँ तक मैंने जज किया है, आप पढ़ोगे तो आप भी अपने आप को जज कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी या सेट। ठीक है, चैप्टर ये फर्स्ट है आपका, सेट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, सेट। अगर मैं पहला डेफिनेशन की बात करूं तो सेट किसे कहते हैं। ठीक है, सेट किसे कहते हैं, किसको सेट बोलेंगे, तो मैं पहले डेफिनेशन देता हूं, फिर उस डेफिनेशन को मैं समराइज करता हूं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये बोलने में मतलब ठीक है डिफिनीशन है, लेकिन हम कंफ्यूज ना हो, हम कंफ्यूज ना हो कि किसी के कलेक्शन को हम सेट बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, वो हम एक डिफिनीशन में क्लियर कर देंगे। 100 की सीधी बात जो बोलते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, जैसे किसमें लिखा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आप कोई चीज़ का ना कलेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कलेक्शन है। आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ, सारे बुक का कलेक्शन कर लो, तो वो एक कलेक्शन है, वो सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं उनका मैं कलेक्शन कर लूँ, वो सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आपके स्कूल में टोटल टीचर्स का जो स्टाफ है, आया वाया को लेकर के भी, ठीक है, जितने भी स्टाफ हैं वो भी स्टाफ के एक मेंबर हैं, तो उन सभी का कलेक्शन एक सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आप जंगल में जाओ,
10 खतरनाक जानवर के नाम ढूंढो, उनका कलेक्शन करो, वो सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मैं सबको एक ही बात में बोल दूं कि जो कलेक्शन है ना, क्या है, जो कलेक्शन है, अगर वो लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड करता है तो वो सेट नहीं बनाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर चाहे मैं जाऊं, चाहे आपके स्कूल का कोई बाहर से कोई आता है, काउंट करेगा उतने ही बच्चे रहेंगे एक टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं काउंट करूंगा तो 99 रहेंगे, कोई दूसरा आएगा काउंट करेगा तो 100 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कलेक्शन आपका ओपिनियन पर डिपेंड करेगा वो सेट नहीं बनाएगा, ठीक है, वो सेट नहीं बनाएगा। अब जंगल में आप जाओगे, टॉप 10 जानवरों को लिखोगे, तो आप जाओगे अपने अकॉर्डिंग लिखोगे ना, मैं जाऊंगा अपने अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो कुछ तो भिन्नता होगी। आपको शेर खतरनाक लग रहा है, पता नहीं मेरा दोस्त लग रहा हो, ठीक है। आपको चूहा भी खतरनाक लग रहा हो, पता चले मैं चूहा को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। तो आपके कलेक्शन में, मेरे कलेक्शन में ना अलग अलग भिन्नताएं पाई जाएंगी। तो ये जो कलेक्शन होगा, ठीक है, वो आपका सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर दूँ, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो मैं बोलूँगा वही अमेरिका से आया हुआ बंदा भी बोलेगा, ठीक है। वही अलग कंट्री से आकर भी बोलेगा, अलग टीचर भी वही बोलेगा कि जो नेचुरल नंबर है क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप अभी इसको मत लिखो, इससे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो कलेक्शन में कर रहा हूँ नेचुरल नंबर का, ये मेरा सेट बनाएगा, क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, ठीक है। और जब कोई सेट बनाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा एक्सरसाइज के, तो उसमें ढेर सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। लेकिन सौ की सीधी बात, अगर ओपिनियन पर डिपेंड करता है आपका कलेक्शन, तो वह सेट नहीं बनाएगा। बस यही एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ओनली वन बात, ठीक है। चलो मैं एक इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करूँ तो ये नेचुरल नंबर का हो गया। अगर मैं दूसरा टॉप 10 क्रिकेट, या टॉप 10 ऐसा बोल दो, टॉप 10 सॉन्ग, टॉप 10 सॉन्ग, ठीक है, आप बॉलीवुड या हॉलीवुड, ठीक है, आप हिंदी लिख दो, हिंदी सॉन्ग, ठीक है। टॉप 10 सॉन्ग आप हिंदी सॉन्ग में अगर देखो तो इसका कलेक्शन आपका सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। पता नहीं, मुझे टॉप 10 हिंदी में जो ज़्यादा पुराने वाले अच्छे लगते हों, आपको हो सकता है नए वाले अच्छे लगते हों, ठीक है। तो ये मेरा सेट नहीं बनाएगा, ठीक है, सेट नहीं बनाएगा, सेट नहीं बनाएगा, सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब अगर सेट बनाता है तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई कलेक्शन मेरा सेट बनाता है तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में मैं अगर बताऊँ तो नोट करके लिख लो आप लोग, ठीक है, कि सेट के अंदर जो है ना, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो, ठीक है, या आप उसके अंदर जो भी कर रहे हो, आप पर्सन को ले रहे हो, ठीक है। तो वो सारी बातें एक ही हैं। वो सेट के हमको क्या बोले जाएंगे, मेंबर बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, मेंबर बोले जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एलिमेंट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, सभी बातें एक ही हैं सेट के लिए, तो एक ही है। मेंबर्स ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर सिनोनिम्स, आर सिनोनिम्स टर्म्स, ठीक है। आप सेट के अंदर बोलो कि सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने एलिमेंट हैं, कितने मेंबर्स हैं, बात एक है, ठीक है। ये आपका एज अ नोट समझ लो, क्योंकि छोटी छोटी बात को मुझे लेकर के चलना है, तभी तो आपका चैप्टर मजबूत होगा ना। आप छोटी छोटी बातों को नहीं जानोगे तो आपका चैप्टर कैसे ही मजबूत होगा, ठीक है। चलो नोट नंबर अगर मैं 2 में बात करूं कि जो सेट है, जो कलेक्शन है, अगर वो मेरा सेट बनाता है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। जो मेरा कलेक्शन है अगर वो मेरा सेट बना लिया तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस बात को भी ऐसे लिख सकते हैं कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड एक्स वाई कैपिटल लेटर में, ठीक है, एक्स वाई जेड ETC, ठीक है, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। थर्ड ये बात है कि जब आप
सेट आपको लिखना आ गया कि सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो अब सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, मेंबर हैं, उनको हम किससे लिखेंगे, ठीक है। तो उनको जो हम लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से, ठीक है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। द element of a set are represented by small letters A, B, C, X, Y, स्मॉल z, etc, ठीक है। आप इससे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको सेट पहचानना आ गया कि हम कैसे बताएंगे कि ये कलेक्शन मेरा सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसको लिखना आ गया, उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे वो आपको आ गया लिखना, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर स्कूल की बात अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो उस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो तो उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरे स्कूल का बच्चा आ जाए और आप किसी दूसरे स्कूल के बच्चों का कलेक्शन बना रहे हो, तो क्या दूसरे स्कूल का बच्चा इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, या उसी स्कूल का बच्चा उसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा? उसी स्कूल का बच्चा उसमें तो पाया ही जाएगा, तो उसको कैसे लिखते हैं? और दूसरे स्कूल का बच्चा उस कलेक्शन में आ गया तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस बात को लिखने के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो होता है बिलोंग टू। क्या होता है? बिलोंग टू, ठीक है। मैं लिख करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपने कोई सेट लिया और उसका मेंबर उसमें है तो उसको कैसे लिखेंगे? अगर उस सेट का मेंबर नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप अपने सारे दोस्तों को बोलना कि एक सर हैं राजेशी सर, वो नया नया यूट्यूब पर आए हैं और वो अब पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथमेटिक्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास सेट है ना, देखो सेट मैंने बोला तो कैपिटल लेटर से बोला, ठीक है, और ये अगर बोला हूँ तो ये उसका मेंबर है। तो इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, उस सेट का अगर एक एलिमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं वी से दैट ये बिलोंग्स टू, क्या, ये बिलोंग टू सेट ये, ठीक है। हम बोल देंगे कि ये बिलोंग करता है सेट ए में। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये तो आपका लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, थ्योरेटिकली हो गया। आप इसको मैथमेटिकली मतलब अगर कैसे लिखोगे तो इसका एक सिंबल यूज़ होता है, इसका एक सिंबल यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर सेट है, ग्रीक सिंबल है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। ये बिलोंग टू ये का मतलब ये है, अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, ठीक है। ये सिंबल अगर उस सेट का मेंबर है तो ये बिलोंग्स टू ये हम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 मेरा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, 0 मेरा बिलोंग करेगा होल नंबर्स में, ठीक है, -1 मेरा बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। किसमें? सेट ऑफ इंटीजर्स में। ये सारे लोग सेट आपके बनाते हैं ना, अभी एग्जाम्पल में आएगा तो मैं बताऊंगा भी, और मैंने बता दिया कि ऐसा कलेक्शन जो ओपिनियन पर डिपेंड ना करे, ठीक है, तो वो हमारा सेट बनाएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। अगर मेरा इफ मान लो कि B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ये, अगर मेरा जो B है वो मेरा इस एलिमेंट का मतलब इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? राइट, क्या लिखोगे कि B जो है मेरा, इसको ऐसे लिख करके ना एप्सिलॉन को काट देना, B डज नॉट बिलोंगिंग टू A, ठीक है। अगर B उसका एलिमेंट नहीं है तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप लिखना अगर चाहो, ठीक है, आप लिखना अगर चाहो तो मान लो कि आप इसी बात को लिख लो कि -1 जो है ना आपका बिलोंग नहीं करता है किस पे? नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। आपका 1/2 जो है ना बिलोंग नहीं करता है आपका होल नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि 1/2 हमारा रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर होल नंबर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ नंबर्स के बारे में, आप लोग जा करके उसको देख लेना। वो सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है, सारे नंबर्स को एक वीडियो में मैंने बनाया है। उसका टैगलाइन है कि देखोगे तो सीखोगे, ऑल नंबर्स इन वन वीडियो, ठीक है। तो -1 आपका नेचुरल नंबर में नहीं है, 1/2 इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम अगर बात करें
तो हमने ये देखा कि सेट अगर मेरे पास है तो उसमें मेंबर्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है तो किस तरीके से लिखेंगे, नहीं है तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, तो हम लोग उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपका दो नाम होता है ना, घर का अलग बाहर का अलग, तो उसी मतलब उसी तरह से सेट को ना हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं। जीडी टाइम देखना कितना लगभग हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन रिप्रेजेंट represent of a set in two types में, ठीक है। पहला आपका है रोस्टर फार्म। क्या है? रोस्टर फार्म। आप लोग इसको, ठीक है, आप लोग इसको रोस्टर फार्म बोल दो, ठीक है, या आप लोग इसको टेबुलर फार्म बोल दो। क्या बोल दो? टेबुलर फार्म, ठीक है। आपके एग्जाम में दोनों तरीकों से बात कर सकता है कि रोस्टर फार्म में लिखो या टेबुलर फार्म में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो ये होता है आपका सेट बिल्डर फार्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फार्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फार्म, ठीक है। अब रोस्टर फार्म क्या होता है? रोस्टर फार्म आपका क्या होता है, ठीक है। तो रोस्टर फार्म में हम लोग क्या करते हैं कि सेट के सारे मेंबर्स लिखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वो सेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रखता है तो हम उसके सारे मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। अगर उस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हमको एक पैटर्न मिल जाता है जिसको हम कामा लगा करके लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फार्म में जैसे आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है तो आप सारे मेंबर्स को तो नहीं लिखते हो ना, आप 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखते हो। इसके बाद में आप डॉट करके या कामा लगा करके आप लिख देते हो, ठीक है। तो ये जो लिख रहे हो ना, आपका ये रोस्टर फार्म है। क्या है? रोस्टर फार्म है। आप सारे मेंबर्स को तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक तरीका हो गया रोस्टर फार्म लिखने का, और एक तरीका हम इसको और लिख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फार्म, ठीक है। सेट बिल्डर का मतलब एक मैंने डिज़ाइन बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो अपने माइंड में रखने के लिए कि आप कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिख देते हैं कि सेट बिल्डर फार्म क्या होता है, ठीक है। आप चाहो तो मेरे वीडियोस से मतलब देख करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप स्कूल में नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेरे वीडियो से पक्का आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को ना लिखा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके और आप नोट्स साथ साथ में बनाते चल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो रोस्टर फार्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स of a set are listed, ठीक है। हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स आर द बीइंग सेपरेटेड। हम उनको अलग अलग कामा में लिखेंगे। separated by commas and enclosed within bracket। कौन सा ब्रैकेट? ये, ठीक है, करली ब्रैकेट। क्या? करली ब्रैकेट में, ठीक है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप नेचुरल नंबर को लिखो तो क्या लिखोगे? 1 2 3 और ले जाकर के ऐसे लिख दोगे। फिर आप यहाँ पर क्या लगा देना? क्लोज ब्रैकेट लगा देना, जिसको आप लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। इसमें अगर मैं बात करूँ तो कोई और एग्जांपल जैसे आप उठाना चाहो तो रेशनल नंबर को भी लिख सकते हो, ठीक है। या प्राइम नंबर्स को अगर आप लिखना चाहो तो प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। तो प्राइम नंबर्स को अक्सर हम लोग किससे लिखेंगे? पी से मान लिया आप लिखते हो तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सारे प्राइम्स को तो आप लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? डॉट या कामा लगा करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। इनको मैं किस फॉर्म में लिखा हूँ? रोस्टर फॉर्म में, या आप टेबलर फॉर्म में इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है क्या है? वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। या आप इसमें
इसमें आप क्या लिख सकते हो, और कोई एग्जांपल जो है आपके एक्सरसाइज में बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल को नहीं लिया हूँ। चलो एक बात लिख लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको, एक सेट है, जैसे मान लिया दूसरा नंबर सेट हो गया, पहला नंबर था, थर्ड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो आप इसमें इसका जब कलेक्शन बनाओगे तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे। 6 के बाद में आप 7 को नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने बोला कि 7 से मुझे क्या लेना है? कम लेना है, तो 7 को आप नहीं लिख सकते, ठीक है, 7 को आप नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो ये जो है इस सेट का कलेक्शन हो जाएगा कि ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 7 से कम हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो मैं एक नोट करके लिखता हूँ इसमें। एक नोट मेरा क्या लिखा है? इन रोस्टर फार्म we can change order of a set, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इन रोस्टर फार्म वी कैन चेंज ऑर्डर ऑफ अ सेट। आप इसी सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 लिख लो, 3 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 4 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 5 लिखो, ठीक है। तो इस सेट में अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दूं ना रोस्टर फार्म में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेट के मेंबर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेट के मेंबर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये नोट रहा मेरा पहला, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बता दिया आपका, ठीक है। अगर मैं नोट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी? नोट नंबर सेकंड की, तो वो क्या है? कोई पॉइंट छूटे ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इन रोस्टर फार्म एन एलिमेंट is not generally repeated, ठीक है। That is all members of a set या all the elements are taken as distinct, ठीक है। मतलब कि आप के पास अगर कोई मतलब एक सेट है, तो जैसे मान लो कि आपने एक सेट बनाया जिसमें ले लिया 1 2 3 4 5, आपने एक सेट बनाया जिसमें 5 एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 नंबर हैं। इसमें इसी सेट को ना अगर आप ऐसे बोल दो कि 1 1 2 2 2 3 4 और 5, इस सेट में और इस सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। सेट के जो मेंबर्स है ना वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ठीक है। इन दोनों सेट का मतलब एक है। आप 1 1 2 टाइम्स ले रहे हो, इसका मतलब कि उसको हम जब लेंगे तो एक ही बार लेंगे, ठीक है। जो रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेट नंबर या आप बोल सकते हो नोट नंबर 2 ये था, ठीक है, किसके बारे में? रोस्टर फार्म के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसमें एक एग्जांपल ये भी लिख लो जो ज़्यादा चर्चित में रहता है कि SCHOOL, ठीक है, स्कूल, ठीक है। स्कूल वर्ड लिखने में जो लेटर्स आ रहे हैं उनका कलेक्शन, तो इसमें आप क्या करोगे कि यस अलग लिखोगे, सी लिखोगे, एच लिखोगे और ओ एल नहीं। अगर स्कूल वर्ड लिखने में जो नंबर्स या जो लेटर्स हैं उनका जो अगर कलेक्शन आपको करना है ना, या कलेक्शन लिखना है, तो आप ये लिखोगे सिर्फ यस सी एच और सिंगल वो और एल, ठीक है। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। जनरली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। मैं स्ट्रिक्ट होकर बात नहीं कर रहा हूँ कि लिखते ही नहीं है, आप लिखो, बट जनरली जो है ना हम रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को एज अ डिस्टिंक्ट ही लिखते हैं, ठीक है, सारे मेंबर्स को डिस्टिंक्ट लिखते हैं। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सा? जो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर का मतलब आपने माइंड में ये रखना कि एज अ कुछ बिल्डिंग जैसे डिज़ाइन वगैरह करके हम लिखें, ठीक है,
डिज़ाइन वर्ड से ही आप उसको याद रखना कि ये सेट का जो लिखा है वो किस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जी थोड़ा इंक डालना इसमें, आपको हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में लेक्चर बोरिंग फील हो, बट ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि ना हो, ठीक है। क्योंकि वही है, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में उससे भी थोड़ा सा बोरियत फील होता है, ठीक है। जब उस टीचर का बात या उस टीचर का जो बोल रहा है उसको जब सुनने की एक हैबिट हो जाएगी तो उसके लिए दिल में एक जगह बन जाती है, ठीक है। जैसे जो जो फेमस टीचर हैं, आप रील देखते होंगे, ठीक है, आप रील देखते होंगे, ठीक है। भले आप उस रील से कुछ ना सीख रहे हो, वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी आप उनको इधर उधर देखते रहते हो और रील उनका देखते रहते हो। क्यों? वो जो बोल रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर उनकी जो वॉइस है ना, जो उनकी आवाज़ है, वो आपके कहीं ना कहीं मतलब दिमाग में बैठ गई है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप किसी भी नए टीचर से जब पढ़ रहे हो तो ऐसे ही होता है, जब एक टेस्ट जनरेट हो जाता है तो मतलब, या टेस्ट बोल सकते हो कि उसकी वॉइस के प्रति हमको एक लगाव हो जाता है, ठीक है। तब फिर वो टीचर बोरियत नहीं होता है, ठीक है। अगर वो थोड़ा इधर उधर भी होता है तो आप मैनेज कर लोगे। तो वैसा ही है, स्टार्टिंग में मेरे वीडियोस कुछ हो सकता है आपको अच्छे ना लगें, ठीक है, पर कोशिश करूँगा कि अच्छे लगें, और जैसे जैसे डे बाय डे आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द सेट, all the elements of a set, all the elements of a set possess a single common property, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। हम एक एलिमेंट को लिखेंगे और उसी के बता देंगे कि सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो किसके जैसे होंगे, उनमें क्या रिलेशन होगा। विच इज नॉट पॉस बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट, ठीक है। मतलब ये है कि हम, ठीक है, सारे एलिमेंट को, जो सेट होगा उसके पास बहुत ढेर सारे एलिमेंट होंगे, तो सारे एलिमेंट्स को हम एक एलिमेंट में लिखने की कोशिश करेंगे और उसमें हम ऐसा बताएंगे कि सारे एलिमेंट इस पैटर्न पर होंगे, ठीक है। समझ में आया? जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो एग्जांपल के लिए मान लिया मैंने एक ऐसे नंबर का कलेक्शन ले रहा हूं कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे, ठीक है, या आप अभी रहने दो, 6/7, ठीक है, इतना मैंने लिखा। ये मेरे एक सेट है जिसमें नंबर्स कौन कौन है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/6। अगर मैं इस नंबर्स को ना एक ही सेट में लिखना चाहता हूँ, मान लिया मैंने इसको इस फॉर्म में, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म, ये मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा है। हमको इसे अब किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बोला कि इसको किसी एक सिंगल एलिमेंट में लिखें और कोई भी एलिमेंट मेरा छूटे भी ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि इस सेट में एक ऐसे मेंबर्स आते हैं, कैसे मेंबर्स आते हैं, यक्स। वो यक्स क्या है, इस सेट में ऐसे मेंबर्स आते हैं, वो क्या हैं, वो ये हैं कि यक्स इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं n/n+1 के जैसा है, ठीक है। आप ऐसा बोल दो कि n जो है मेरा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो n का जो वैल्यू है वो मेरा 1 से बड़ा और 7 से क्या है, 7 मत बोलो, 6 बोलो, 6 के बराबर, 6 से कम है, और n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। समझ में आया? तो जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो 1/2 मिल जाएगा, जब 2 लोगे तो 2/3 मिल जाएगा, 3 लोगे तो 3/4 मिल जाएगा, 4 लोगे तो 4/5 मिल जाएगा, 5 लोगे तो 5/6 मिल जाएगा, और 6 लोगे तो 6/7 मिल जाएगा। इसके बाद आप ले नहीं सकते।
तो इतने बड़े सेट को हम इस तरीके से जब लिख रहे हैं एक सिंगल एलिमेंट में और कोई भी एलिमेंट मेरा छूट नहीं रहा है, तो उस वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आपको जैसे देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 ऐसे लेकर के मैं 1,00,000 बटे समथिंग कुछ लिख दूँ। ठीक है, 1,00,000 बटे 1,00,001 लिख दूँ, तो क्या मैं सिंगल एलिमेंट से इस प्रॉपर्टी से नहीं लिख सकता? समझ में आया? तो बड़े सेट को छोटे करने में आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो और कोई एग्जांपल है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक सेट लिखूं कि यक्स, या आप ये सब्जेक्ट इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, कोई बात नहीं है। ठीक है, यक्स इज अ वोवेल, यक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखो अगर आपको लिखना हो ना ओवेल्स, तो इसी सेट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू A-E-I-O-U। दोनों बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A-E-I-O-U, हम लोग इसी बात को एक सिंगल एलिमेंट में भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यक्स सच दैट यक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप अगर लिखना चाहो तो द सोल्यूशन सेट ऑफ ऐसा लिखो, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² - 4 इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अगर इसके सोल्यूशन मुझे लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। इसमें क्या क्या आएगा बताओ? सोल्यूशन का मतलब क्या है कि x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, +-2। तो इसमें क्या आ जाएगा, -2 और +2। ठीक है, क्या आ जाएगा, +-2। ठीक है, अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसी सेट को ऐसे लिख दो कि इसमें ऐसे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, इसमें ऐसे मेंबर्स आएंगे कि x इज अ सोल्यूशन ऑफ x² - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों सेट एक ही है। ठीक है, आप 2 और -2 ले लो, चाहे आप x एक ऐसा नंबर है जो मेरा सोल्यूशन है किसका, x² - 4 इज इक्वल टू 0 का, तो वही दो नंबर्स आएंगे ना। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसके पहले मैंने सेट रोस्टर फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, अब हम अगर बात करें, ठीक है, तो इसके बाद में तो मेरा कोई थ्योरी बचता है नहीं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार ड्यू टाइम देखो कितना हो गया, बस। ठीक है, तो ये आधे घंटे का लगभग लेक्चर हो गया। ठीक है, डे बाई डे मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो लेक्चर हैं वो कम टाइम में, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है या जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें अगर कहीं मिस्टेक है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि अच्छा हो। और बाकी अगर अच्छा लगा है आपको तो आप शेयर करना। धन्यवाद मेरे डियर स्टूडेंट, आप मैथमेटिक्स में एंट्री लिए हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे लाइफ में, आप डरेंगे भी नहीं। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आप लेते हैं तो आपका एक अलग ही रुतबा, भोकाल, या जो है ना, मतलब मैथमेटिक्स लिया हूँ ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, डरा नहीं हूँ बायोलॉजी से। ठीक है, धन्यवाद।